नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात करेंगे अभियान पर घमासान की। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी का दावा है कि इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इस अभियान को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि यह अभियान जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और अन्य ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा को प्रचार अभियान चलाने के बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब किसान बढ़ती लागत, रासायनिक खादों की कीमतों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, तब सरकार उपलब्धियों के प्रचार में क्यों व्यस्त है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार के विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या महाजनसंपर्क अभियान वास्तव में जनसंपर्क का माध्यम है या फिर ये आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा? क्या भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है या कांग्रेस के आरोपों में दम है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है और इन 12 वर्षों में देश की दशा और दिशा बदली है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, इतिहास बनाया है। ये जो परिवर्तन देश में 12 सालों में आए हैं, इन बातों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान, घर घर जाना, लोगों तक जाना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करना, हितग्राहियों से मिलना, प्रदर्शनी लगाना, ये एक बड़ा अभियान 5 जून से लेकर 21 जून तक करने का निर्णय हुआ है और पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश में भी ये अभियान तेज गति से चलेगा। 12 साल इन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए, जनता के लिए? क्या 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था? क्या उनको 12 दूने 24 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला? क्या महंगाई कम हुआ? क्या? लेकिन ये अगर बूथ तक जा रहे हैं तो अब तो समझ में आ गया अभी का नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट से। सुशासन तैयार तो बना रहे हैं, क्या सुशासन तैयार है? कहीं एक कॉलेज का घोषणा करते हुए हम लोगों ने नहीं देख रहे। वहां तो लड़ाई झगड़ा, चाकू चूरी, अधिकारियों को गाली देना, यही तो चल रहा है। हम सरकार की नाकामियों को बहुत जल्द हम फिर से घर 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 पहुंचाने वाले। भारतीय जनता पार्टी तो गांव में जा भी नहीं पाएगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, डबल इंजन की सरकार की चाहे 12 साल हो या फिर 2.5 साल हो, इसकी नाकामी हम बहुत जल्द रणनीति बना के हम घर घर तक सरकार के खिलाफ हम पहुंचाएंगे। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। गंधर्व पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता में ज्वाइन कर रहे हैं। और नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा। और सवालों की शुरुआत देखिए गंधर्व जी आपके साथ। एक तरफ ये कहा जाता है कि महाजनसंपर्क अभियान 12 साल बेमिसाल और तमाम जो पूरा का पूरा पीआर को लेकर एक अभियान छेड़ने की आप तैयारी में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस काडर की बात करती है कि भाजपा तो पहुंच ही नहीं पाएगी, हमारा काडर बेहतर है और हम घर घर तक पहुंचेंगे। जो भी नाकामियां हैं, जो भी अब तक की करतूतों हैं, और जिस तरह से आजकल क्या 3D को लेकर बहुत ज्यादा बात होती है, तो जैसा आपने किसी और चीज को लेकर 3D का फॉर्मूला दिया था, लेकिन यहां कहा जाता है कि आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान डिफ्लेक्ट करने के लिए और अपनी नाकामियों को डिफेंड करने के लिए इस तरह काम करने जा रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है, कैसा नहीं है, वो तो जनता तय करेगी। सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम, और पैनलिस्टों को भी नमस्कार। और ध्यान डाइवर्ट करना, और ये अभियान कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है, महाजनसंपर्क अभियान है।
12 साल की क्या उपलब्धि रही है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को नहीं है, ना हमें छुपाने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत देश का प्रत्येक नागरिक उस बदलाव को जो इन 12 सालों के बीच में हुए हैं अपने जीवन में महसूस करता है। उसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने देश में लगभग 58.15 लगभग 58 करोड़ जनधन खाते उन गरीबों के खोले जिनको पहले नकार दिया गया था। हमने देश में लगभग 43 करोड़ 5 लाख बीमा के आयुष्मान कार्ड बांटे, जिसमें से 12 करोड़ लोगों ने उस आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके अपना इलाज कराया है। हमने डिजिटल भारत की बात की। आज पूर्व सरकार में कहते थे कि क्या कोई सब्जी वाला वहां पर पीओएस मशीन लेके रखा है जो ट्रांसफर हो जाएगा। आज मेरे को बताते हुए गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड में 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन जहां होता है वो देश हमारा देश है। तो इसी तरह हर पहलू में जहां आप देखेंगे वहां सरकार की जन कल्याणकारी जन हितकारी योजनाओं का काम हुआ है। किसानों की बात करेंगे तो 22वीं किस्त अभी जारी हुई है पीएम किसान निधि की, और उसमें लगभग 9.32 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं और 4.27 लाख करोड़ अभी तक के बांटे जा चुके हैं। रोजगार सृजन की बात करेंगे तो मुद्रा लोन और इन लोनों के माध्यम से लगभग 48 लाख करोड़ वितरण किया गया है, और उसका आंकड़ा भी है कि लगभग ये जो है 57 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है। इसमें 57 करोड़ अलग अलग लोगों ने अपने स्टार्टअप के नाम से विभिन्न चीजों के नाम से ये लोन लिए हैं और रोजगार सृजन कर रहे हैं। और आपको याद होगा इसी 12 साल में हमने कोरोना जैसी महामारी भी देखी। इसी 12 साल में हमने 2 बड़े बड़े वैश्विक युद्ध देखे, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे जो वर्तमान में हॉर्मुज में युद्ध चल रहा है। और उसके बावजूद हमने जो 2014 में इन्होंने 550 टन सोना छोड़ा था उसको आज 880 टन कर दिया है। आप कंपैरिजन करेंगे तो जो फ्यूल के प्राइसेस 2003 से 2014 में वृद्धि है वो मोर देन 100% है। हमने 100% तक बढ़ने नहीं दिया है। इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इनके समय इन्फ्लेशन लगभग 12% और औसत लेंगे तो 10% था। हमारे समय इन्फ्लेशन लगातार 10% से नीचे है। घोटालों की बात करेंगे तो कोई ऐसे घोटाले नहीं है जैसे कॉमनवेल्थ, ऑगस्टा लैंड और विभिन्न प्रकार के घोटाले जो 2G स्पेक्ट्रम कोल स्कैम हुए, ये इस प्रकार से कोई भी आरोप नहीं है। ठीक। तो सरकार, आप आतंकी घटनाओं की बात करेंगे तो सबको पता है 2004 से 2014 के बीच में अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन जाता था तो वहां गूंज गूंज करके बताया जाता था कि अपने सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। कोई आपका पर्स काट ले, कोई बैग हो कब फट जाए कोई ठिकाना नहीं, कहीं बसों में ब्लास्ट हो रहा था। तो उस स्थिति को नियंत्रित करना। नक्सलवाद की बात करेंगे तो आज देश नक्सल मुक्त हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में देश नक्सल मुक्त हुआ। और डिफेंस हम पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे, आज मुझे आपके इस चैनल में बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 21,000 करोड़ का डिफेंस आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। और रही बात, एक कमेंट मैंने सुना दीपक बैद जी का कि पेपर और ये वाली चीजों में, तो जो पेपर की घटनाएं हैं उसमें जो सीबीआई जांच की बात है या पेपर को लेकर हम अलग पहले आपकी उपलब्धियों पर बात कर लेते हैं। पेपर वाली बात पर हम आएंगे और उस पर हम थोड़ा ढंग से ही बात करेंगे। आशीष जी, काम तो देखिए किया है, 12 साल का एक बड़ा समय काल रहा है, इसमें काम तो किया है। आप कई चीजों को लेकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फैसले हुए हैं, उसका असर भी हमें देखने को मिला है, नहीं आशीष जी? जी देखिए, पहली बात यह है कि 12 साल की सफलताएं बताने निकली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको अभी 12 विफलताएं बताता हूं, इनकी 12 साल की मुख्य विफलताएं। सबसे पहली विफलता बेरोजगारी। इतिहास में आज भारत देश में अब तक का सबसे बेरोजगारी दर ऊपर जा चुका है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, पता नहीं किसे मिला और कब मिला। उसके बाद सबसे दूसरा फेलियर इनका रहा नोटबंदी। क्यों किया गया डिमोनेटाइजेशन? क्या फायदा हुआ? लोगों को परेशानी हुई, नुकसान हुआ, छोटे बिजनेस बंद हुए। और अब तो ऐसा है कि डिमोनेटाइजेशन को स्थापित करने के लिए फिल्मों में टाइमलाइन बदल के प्रोपेगेंडा भी बनाया जा रहा है। तीसरा, किसान की आय दुगनी करेंगे,
किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई। किसान जो है इनके दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते रह गए, इनके मंत्री इनके नेता किसान को जो है आतंकवादी कहते रह गए और किसान आत्महत्या करता गया। चौथा मुद्दा जीएसटी। देखिए, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। देश के प्रधानमंत्री जब सीएम हुआ करते थे तब ये जीएसटी का विरोध करते थे, तब जब कांग्रेस जीएसटी लाना चाह रही थी। अब ये है कि ये जीएसटी लाए और इतनी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी लाए कि उनके रूल्स रेगुलेशन इतने बार बदले, इतना खराब हुआ कि मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तबाह हो गई, क्योंकि इनके जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फायदा तो पहुंचाना ही था। अब छठवां मुद्दा आप सोचिए, इनका था कोविड के जो सेकेंड वेव है इस पे क्या मैनेजमेंट किया इन्होंने। गंगा को साफ करने की बात की गई थी, गंगा में लाखों लाशों को तैरते देखा है इस भारत ने, इन्हीं के राज में। उसके बाद सातवां मुद्दा चाइना पे। चाइना पे इनकी चुप्पी। गैलवान में चाइना हमारी 25,000 किलोमीटर जमीन ले लेता है, देश का प्रधानमंत्री पर जो है पार्लियामेंट में कहता है कि 1 इंच भी जमीन भी नहीं ली गई है, बाद में सब झूठ कहलाता है। उसके बाद आप देखिए मणिपुर जल गया लेकिन प्रधानमंत्री जो है विदेश चल गया। अब अगली बात मैं करूं तो इंस्टीट्यूशंस को देखिए, जो इंस्टीट्यूशन इतने सालों में बने थे उस इंस्टीट्यूशन की ग्रेविटी खत्म हो गई। अब ये पॉलिटिकल टूल है, एक तरह का खिलौना बन गए हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने, विधायक खरीदने, नेताओं को जेल में डालने और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को आवाज दबाने के लिए यूज किया और खत्म किया इंस्टीट्यूशंस की ग्रेविटी को। उसके बाद देखिए अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। अंबानी, अडानी जी जो है 64वें नंबर से पहले नंबर पे पहुंच गए। हमारे देश में अगर एयरपोर्ट, रेलवे, बीएसएनएल, ये सारी चीजों को जो सरकारी संस्थान थी, पीएसयू थे, उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, लीज पे बेच दिया जाएगा, दूसरों को खदानें बेच दी जाएंगी, तो देश का क्या होगा। अब सबसे बड़ा इनके पास हथियार है, 11वां हथियार, नफरत का। जब भी ये फंस जाते हैं, जब इनकी परफॉर्मेंस जीरो दिखाई देती है, तब ये धर्म का कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, नफरत फैलाते हैं और जैसे तैसे पोलराइजेशन ऑफ सोशल सिविल्स का इन्होंने किया है देश में। उसके बाद 12वां फेलियर, एजुकेशन। आज जो एजुकेशन की स्थिति है, कौन सा पेपर नहीं लीक हो रहा। 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं अभी, जो कि मुख्य पेपर हुआ करते थे। उसके बाद सीबीएसई ऐसे रूल्स ला रहा है, जो एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने चेंज की है, बिल्कुल वो भविष्य खराब कर रही है देश का, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। इन्होंने बहुत सी बातें कही। ये और हास्यास्पद बात यह है आशीष जी, हास्यास्पद बात यह है कि उस पूरे के पूरे मतलब पूरा का पूरा तंत्र यह साबित करने में लग जाता है कि कोई गलती नहीं है। एक 12वीं के बच्चे को संसदीय बोर्ड को बुलाना पड़ता है, वो ये साबित करता है और उसकी बात सुनी जाती है। सोचिए, उस बच्चे को अपने भविष्य में क्या स्ट्रीम लेनी है उसको लेकर चिंता करनी चाहिए थी। वो ये चिंता कर रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे ला पाएं, पारदर्शिता कैसे ला पाएं। सबसे हास्यास्पद बात यह है अभिनय सर, देश का युवा, देश का किसान, देश का बुजुर्ग और देश का विद्यार्थी अब सड़कों पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये 12 साल में हुआ है। बिल्कुल, 2,20,000 करोड़ का कर्जा है, जो 50,000 लाख करोड़ का हुआ करता था। बिल्कुल, आपका जवाब मैं गंधर्व जी से बिल्कुल दिलवाऊंगा। नागेंद्र जी, देखिए, उपलब्धियों की जहां बात आती है तो उपलब्धियों में जो फैसले लिए गए उनका क्या साइड इफेक्ट्स हुए, इसको लेकर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मणिपुर का एक मुद्दा है, चाहे आप शिक्षा का तो अभी ज्वलंत मुद्दा चल ही रहा है और जिसको लेकर देखने को तो यह मिलता है कि अरे बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना फर्क किन लोगों को पड़ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता। और तीसरी बात कि डिमोनेटाइजेशन से लेके तमाम बातें कि अब विदेशों से जो है काला धन लाया जाएगा और तमाम दावे किए गए थे, जिसको लेकर जनता पहले सवाल करती थी, लेकिन अब जो हो रहा है उसको देखते देखते एक आदत हो गई है जनता को कि देखिए इस पर तो कुछ होना जाना है नहीं, समय क्यों बर्बाद किया जाए। तो इसको लेकर आप कैसे आकलन करते हैं, पूरा 12 साल को कैसे एनालाइज करते हैं नागेंद्र जी? देखिए, अगर कहें तो अजय जी, ये तो बात तो तय है कि बीजेपी अपने चुनावी जो नारे थे उनके, उसको तो उन्होंने पूरा किया ईमानदारी से 12 साल में, जिनमें से सारे प्रमुख नारे जिनको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। इसके अलावा जिनपे आज विवाद की स्थिति बन रही है कि काला धन लाने की, इसको जनता जानना चाहती है और विपक्ष इसको लेके बार बार घेरता है।
तो इसमें सरकार की तरफ से वाकई में एक जवाब आने की जरूरत है कि क्यों नहीं। और मेरा मानना यह है कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल कोई काम करता है, अगर उसने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, उसने देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है, देश से गरीबी हटाने की कोशिश में अपने तमाम प्रयास किए हैं, देश को विकास की ओर ले जाने का काम किया है, तो वो तो जनता के बीच जाके अपनी बात कहेगी ही, क्योंकि उसको तो वापस फिर से अपने आप को जनता की सेवा के लिए अवसर की उनकी मांग होती है। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि प्रतिपक्ष उन सशक्त मुद्दों को जो वाकई में जनता के अंदर के भी छुपे हुए सवाल हैं उनको लेके मुखर हो, ताकि वो तथ्यों के साथ मुकाबला कर सके। ये नहीं कि सिर्फ एक जुमला होता है ना, नूरा कुश्ती की, आपने नहीं किया वो नहीं किया, और जब उनकी बारी आएगी तो स्वाभाविक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे आज के तारीख में हम बोलते हैं कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लेकिन ये सरकार के बस की बात नहीं है, ये परिस्थितियों के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन नागेंद्र जी, बात यहां भी आती है ना कि गैस सिलेंडर को लेके आदमी या फिर जो आम आदमी है वह 100, 200 या 500, कमर्शियल सिलेंडर पर तो लगभग दुगना प्राइस होने वाला है, उसको लेकर भी लोग फिर भी निकाल जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको लेकर रोज हमें नई खबरें सुनने को मिल रही हैं, रोज आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं, किसी के नंबर ज्यादा थे कम कर दिए, किसी के 19 पेज शुरू के गायब कर दिए, उस OSM को लेकर, जिसको अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो बड़ा औसम हो जाता है। लेकिन किस तरह की जो है शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षा को लेकर जो एक पूरी की पूरी फजीयत कर दी गई है शिक्षा विभाग की, उसको लेकर मैं समझ नहीं आता। और गंधर्व जी, आपसे भी इसी सवाल के साथ आऊंगा कि देखिए, जब आप महाअभियान, महाजनसंपर्क अभियान जो कि आप कहते हैं, उसको लेकर आप घर घर जाने की बात करते हैं, तो लोग आपसे यह भी पूछेंगे कि हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो अभी वोट भी नहीं देते और आगे चलकर हो सकता है आपको वोट दे देते, अगर आप इस तरह उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करते। एक तारीख दी जाती है, उस तारीख को आपसे एक ढंग की वेबसाइट नहीं बन पाती, जो कि 12 साल का बच्चा जिसे हैक कर ले रहा है, स्टूडेंट एक हैक कर ले रहा है, तो छोड़िए, आप ये सोचिए कि किस तरह का तंत्र है आपका, उसको लेकर भी आपसे सवाल तो किया ही जाएगा, क्योंकि जो है लाखों, 18 लाख बच्चे कम नहीं होते, छत्तीसगढ़ में भी वो बच्चे होंगे। गंधर्व जी, कैसे डिफेंड करिएगा? देखिए, इस चीज को बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं हम, और जहां जैसी शिकायत हो रही है उधर कार्रवाई की जा रही है। विभाग स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर इसकी कार्रवाई हुई है, और जो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की नाम हुई, देखिए बीच में मत बोलिए, आप सवाल किए ना, मैं जवाब दे रहा हूं तो सुन लीजिए पूरा। उन्होंने भी बोला, आप बीच बीच में बोले, फिर टाइम खत्म हो जाएगा, उनका भी जवाब छूट जाएगा, आपको भी छूट जाएगा। तो जो कार्रवाई होना चाहिए, हमने पेपर लीक अधिनियम बनाया 2024 में, उसके तहत CBI को दिया गया है कई सारा केस जो ऐसे मामले आते हैं। इससे पहले देश में ऐसा कानून ही नहीं बनाया था। पूरा ऐसा माफिया सिंडिकेट खड़ा करने वाले लोग आज छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि पेपर लीक होता है। ये वही लोग हैं जिनके संरक्षण में इस प्रकार का माफिया सिंडिकेट पूरे देश भर में सक्रिय हुआ। आज उस सिंडिकेट को निस्तेनाबूद करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और जहां पर विभागीय स्तर पर लापरवाही हो रही है वहां पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। एजुकेशन संस्था की बात उन्होंने की, इन्होंने 70 साल में कितने एम्स बनाए थे? 6। हमारे कितने चल रहे? 20 से ज्यादा। IIT कितने थे? 16। कितने हैं अभी? 23। IIM 13। अभी कितने होगा? 21। IIM पर हम फिर बाद में बात करेंगे। CBSE और नीट पर अगर हम पहले बात कर लें, NTA पर बात कर लें तो बेहतर रहेगा। नहीं है, उस पर तो जांच चल रही, कार्रवाई चल रही है। नहीं, आप जमीन से कितने आपके अधिकारी जुड़े हुए हैं, या आपका तंत्र जमीन से कितना जुड़ा हुआ है, वो आपके अधिकारी का बयान बताता है, वो आपके अधिकारी का बयान ही बता देता है। चेंज किया गया था, उसमें लापरवाही सामने आई है, तो उसमें कार्रवाई की गई है। किस पर कार्रवाई हुई है? चीजों को किस पर कार्रवाई हुई है? आपने अपने मंत्री से जवाब भी तलब किया, आपने अपने मंत्री से जवाब भी तलब किया। जब वहां के विभागीय सचिवों के ऊपर कार्रवाई हुई है, अब आपके कहने से तो कार्रवाई जैसे होना, हाँ, विभागीय सचिवों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें दूसरे विभाग में आपने भी कार्रवाई सचिव बना दिया, दूसरे विभाग में सचिव बना दिया, बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। आप लिख के दे दीजिए उसमें
क्योंकि आधुनिकता को अपनाना, आगे जमाने के साथ साथ चलना, यह हमारी प्राथमिकता। उसमें त्रुटि हुई, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, उसको सुधारा जा रहा है। बिल्कुल जिस बिल्कुल। किसी को भी आशीष तकलीफ हुई जी, है, आशीष जो भी जी, अब ऐसी तक चीजें ऐसा हुई हैं, कानून उसके नहीं लिए बना पूरे था। संवेदनशील है। आशीष जी, अब तक ऐसा कानून नहीं बना था, ऐसा कानून बना दिया। और जिस अधिकारी ने यह कहा था कि हमने अब जो कि पेपर हमने ऑफलाइन लिए हैं, तो उसको तो हैक करने की कोई बात ही नहीं है, उसको दूसरे विभाग में हमने सचिव बना दिया। देखिए कितनी अच्छी कार्रवाई की हमने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ही है ये कि आप इनसे सवाल पूछें तो ये आप पर सवाल उठा देंगे। पहली बात ये है, जिन स्कीम्स का, जिन योजनाओं का ये दम भर रहे हैं 12 साल में, उसमें से 31 ऐसी योजनाएं हैं जिसका सिर्फ नाम बदलकर इन्होंने चलाया। नेशनल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, गर्ल वेलफेयर स्कीम का नाम बदला और इन्होंने चलाया। 31 योजनाओं का इन्होंने नाम बदला। देश में अभी मेरे पत्रकार बड़े भैया कह रहे थे कि पेट्रोल का रेट तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं बता दूं कि देश में जब विश्व में $146 प्रति बैरल चल रहा था, देश में 63 रुपए में पेट्रोल बिकता था। और जब 46 रुपए प्रति बैरल हुआ, तभी भी हमने 80 रुपए में पेट्रोल खरीदा है। और 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया कि बच्चे चुकाएंगे करके, आने वाले बच्चे चुकाएंगे करके मनमोहन सिंह बोले ना। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिए ना। मैं आपकी जानकारी में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि जिन आईआईटीओं का आप क्रेडिट ले रहे हैं, वो आईआईटी 8 नए आईआईटी सैंक्शन हो चुके थे 2008 और 12 में। 21 में से तो जमीन में बन नहीं पा रहे थे 6 साल तक के। साहब, देश बनाया हमने, आईआईटी आपने बनाया देश यहाँ के लोगों ने बनाया है, ना कि कांग्रेस पार्टी और उसके संस्थापक अंग्रेज एवं हुमयूं ने। देश को देश के लोगों ने बनाया, देश की जनता ने बनाया। चलिए देखिए ये बहस, हमने देश बनाया, आपने देश बनाया, पाकिस्तान बनाया, इस देश को कोशिश करिए। बिल्कुल ये बहस यूं ही चलती रहेगी। इस तरह बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है आप उन पर बात कीजिए, बहस करने से क्या हो जाएगा। नागेंद्र जी, आखिरी जो है एक छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए जिस तरह की घटनाक्रम अब तक इस मामले में सामने आया है, चाहे हम नीट को लेकर मान लें या फिर मणिपुर को लेकर मान लें, जो कि सबसे बड़ी विफलताओं में माना जाता है, आपको क्या लगता है आगे इस पर कुछ हो भी सकता है, लेकिन या फिर इसी तरह जिस ढर्रे पर चल रहा है उसी ढर्रे पर चलता रहेगा? देखिए, जिस ढर्रे पर चल रहा है उस पर चलने वाली बात तो मैं नहीं स्वीकार करता, क्योंकि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को इन सब चीजों पे विचार मंथन करना पड़ता है। आम जनता की सेवा ही एक प्रमुख भाव है, तो उस आधार पे ही आगे बढ़ना होगा। और रही बात बच्चों के भविष्य की, तो इसके लिए संजीदगी बहुत जरूरी है। इस चीज में तो मैं मानता हूँ कि परीक्षा व्यवस्था को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके कहीं ना कहीं सिस्टम में फैलवार है, जिसको बहुत बारीकी से इसकी जांच होने की जरूरत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी उदाहरण मैं दूं तो एक जमाने में कोराबाई प्रकरण था, तो उस पर काफी भद्द पिटी थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज व्यवस्था जो है उससे सुधरने की बजाय आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी खामियां पैदा हो गई कि अब बच्चों को बेहतर और ध्यान देने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जिन वोटर से, बिल्कुल नागेंद्र जी, ध्यान देने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जिन वोटर से आप जो है कहने जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें फिर से मौका दीजिएगा, उन्हीं के बच्चे आज परेशान हो रहे हैं या फिर आत्महत्या कर रहे हैं। और उनकी मांग ये भी रहती है कि हमारे बच्चों ने आत्महत्या नहीं करी, उनकी हत्या की गई है, सीधा वो शिक्षा मंत्रालय का नाम लेते हैं। तो बड़ी ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष से भी ये अनुरोध है कि जिस तरह से आपने जितनी आबादी उतना हक का नारा लगाते हुए जातिगत जनगणना की बात मनवा ली थी, वही अगर आप शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर अगर इस तरह का कोई आंदोलन करें या इस तरह का कोई कदम अपनी तरफ से उठाएं जिससे व्यवस्था सुधर जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बच्चों को लेकर संजीदा और ज्यादा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ देखिए 12 साल की उपलब्धियां गिनाने तो सरकार जाएगी, लेकिन इसको लेकर क्या सवाल भी उठाए जाएंगे, क्या उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आशीष जी बहुत शुक्रिया, नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया और गंधर्व जी बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।